हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, इस क्लास में आज हम लोग लेक्चर नंबर 9 को शुरू करेंगे। जो आपकी घटना चक्र शॉर्ट नोट्स हैं उन पर हम लोग लगातार क्लासेस कर रहे थे। जैसे हमने इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट किया 12 लेक्चर में, इंडियन पॉलिटी कंप्लीट की गई थी 12 लेक्चर में, उसी तरीके से हमने बायोलॉजी और एनवायरमेंट को भी कंप्लीट किया था। और तब तक आरओ का एग्जाम आ गया था, फिर मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी, इस वजह से ये क्लासेस रुक गई थी। लेकिन अब ये आपको अगले 10 दिन के अंदर पूरी की पूरी क्लास बचे हुए सेगमेंट की कंप्लीट मिलेगी, जिसमें आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास मैंने कल से शुरू कर दी। कल शाम को उसकी एक क्लास भी पोस्ट कर दी गई थी, आज भी आएगी। और मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास ऑलरेडी 8 हमने करा दी थी और आज से 9वीं क्लास है जो अगले 3-4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। साथ में बचेगा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ में एक आध जो सेगमेंट बच रहा होगा एंशिएंट और मिडिवल, उसको भी कंप्लीट करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूरे यूट्यूब पर आप देखोगे एकमात्र हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिसने घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स बनाए, और ये इनिशिएट आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा, जिसकी प्रमाणिकता मैंने आरओ एआरओ का एग्जाम जो 11 फरवरी को हुआ उसमें सिद्ध की है। कैसे सिद्ध की है उसके नीचे मैंने कल वीडियो बनाई थी, आप उसका लिंक नीचे देख सकते हो, उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें बताया गया कि इस शॉर्ट नोट से जितने घटना चक्र सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स थे उसमें से 55 प्लस एमसीक्यूज पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके सीधे देखने को मिले हैं। डिट्टो वही शब्द के साथ, यानी कि कोई चेंजेस भी नहीं है, एज इट इज पूरे के पूरे मिले हैं। और इसका मैंने विद प्रूफ आपको दिखाया कि कैसे शॉर्ट नोट्स में किस किस पेज नंबर पे वो क्वेश्चन दिए हुए हैं जहां पे आपके आरओ एग्जाम्स में आए थे। ऐसे अनएक्सपेक्टेड पेपर में भी आप देखिए 55 प्लस क्वेश्चन हमारे इस शॉर्ट नोट से फंसे हैं। इट मींस कि आप कह सकते हो कि अगर आप इन पे अच्छे से कमांड कर लेते हो घटना चक्र पे, क्योंकि पीसीएस का एग्जाम अगर आपको देना है तो घटना चक्र पे अच्छे से तैयारी होनी चाहिए। लेकिन बुक इतनी मोटी होती है कि तैयारी नहीं हो पाती, इसलिए लोग क्या करते हैं कि इधर उधर भटकने लगते हैं। तो हमने एक नया इनिशिएट दे दिया कि आप शॉर्ट नोट्स ले लो और उससे पढ़ाई करो। शॉर्ट नोट्स कैसे मिलेगा? वीडियो के नीचे दिया गया एक व्हाट्सअप नंबर होगा जिसे आप व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, वहां पे ओनली मैसेज, नो कॉल। वहां पे आपको सारे स्टेप्स पता चल जाएंगे और वहां पे बहुत ही कम प्राइस में, जेन्युइन प्राइस में आपको सब्जेक्ट वाइज आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और ये सभी पीडीएफ घटना चक्र 2023 के लेटेस्ट एडिशन पे बनाई गई हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स अभी बची हुई है। हम इकोनॉमिक्स की भी तैयार कर रहे हैं और साथ ही साथ यूपी स्पेशल जो पीवाईक्यू सीरीज है, ठीक है, उसको भी हम लोग तैयार कर रहे हैं। घटना चक्र का जो पीवाईक्यू सीरीज आता है यूपी स्पेशल, ताकि वो भी आपको अच्छे से रिवीजन हो सके। तो जो मैंने कल वीडियो दी थी आरओ के एग्जाम्स में जो प्रश्न आए हैं उसको जरूर चेकआउट करिएगा, ताकि आपको एक माइंड क्लियर हो सके। और 5 मूल मंत्र भी मैंने बताए हैं अगले 30 दिन में आपको कैसे तैयारी करनी। उन दोनों वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा कि पीसीएस के लिए अब क्या करना है हमें अगले बचे हुए 30 दिन में। तो इन्हीं सब इन्फॉर्मेशन के साथ चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है उसे भी ज्वाइन कर लेना, जहां पे आपको सारी अपडेट्स और पीडीएफ मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में 8 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। लास्ट लेक्चर आपका निशु मैम ने कराया था और अब मैं उसमें आज शुरू करूंगा अपने उस लेक्चर को। लेक्चर नंबर 8 में जो शुरू किया गया था, मतलब छोड़ा गया था, ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल। तो यहां से हम शुरू करेंगे आज इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वीपी वाडिया जी के नेतृत्व में 1918 में स्थापित किया गया था मद्रास मजदूर संघ। भारत का पहला आधुनिक मजदूर संघ संगठन है। और ये कई बार कमेंट, मतलब कि मैचिंग करने के लिए प्रश्न में आता है कि मद्रास मजदूर संघ की स्थापना किसने की? वीपी वाडिया साहब ने। या ऐसे भी पूछता है कि भारत में पहला मजदूरों का यूनियन कौन सा था, फर्स्ट लेबर यूनियन कौन सी थी? तो मद्रास मजदूर, और ये 1918 में था। अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन की स्थापना भी 1918 में की गई थी। ये महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी, लेकिन ये सेकंड नंबर पे था, पहला क्योंकि वीपी वाडिया जी ने ही शुरू किया था। फिर भारत में एक ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इट मींस की एटक जिसे हम कहते हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की भी स्थापना की गई थी, जो एनएम जोशी, मतलब नारायण मल्हार जोशी जी के द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में स्थापित की गई थी। क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किया जा रहा था, तो उसमें हम लोगों ने किसान के आंदोलन देखे, जनजातीय विद्रोह देखे, बहुत सारे क्षेत्रीय आंदोलन भी देखे, महिलाओं के द्वारा आंदोलन देखे, महात्मा गांधी जी के द्वारा आंदोलन देखे। लेकिन इसमें एक वर्ग ऐसा था जो बिल्कुल शांत था, वो था मजदूर का वर्ग, यानी जो श्रमिक का वर्ग था, जो मिल या कंपनियों में काम कर रहे थे। लेकिन जब उनको भी इसमें शामिल करना था तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी शोषण हो रहा था, लेकिन उस शोषण की पहचान किसी को नहीं हो रही थी। और आपको बताते चले कि उसी समय साम्यवादी दल का भी प्रभाव भारत में बढ़ रहा था, जिसकी विचारधारा कार्ल मार्क्स पे आधारित है। और कार्ल मार्क्स तो मुख्य रूप से यही कहते हैं
कि जो कंपनी के मालिक होते हैं बुर्जुआ वर्ग, वो सबसे अधिक श्रमिकों का शोषण करते हैं, कंपनी के श्रमिकों का, क्योंकि कंपनी श्रमिक चला रहा है लेकिन उसका पूरा प्रॉफिट बुर्जुआ वर्ग अर्थात मालिक ले रहा है। तो ऐसे में ये एक चेतना का विकास हुआ और फिर ट्रेड यूनियन भी धीरे धीरे डेवलप होने लगे, क्योंकि 1917 में रूस में क्रांति होती, साम्यवादी दल, मार्क्स के विचारों पे, लेनिन के विचारों पे, और उसी का प्रभाव बढ़ता जाता है कि 1918 में आप देखोगे कि वीपी वाडिया साहब ने पहला मजदूर संघ बनाया, महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद में टेक्सटाइल यूनियन बनाया, फिर कांग्रेस के द्वारा भी 1920 में बनाया गया। ध्यान देना कि महात्मा गांधी जी के विचार कार्ल मार्क्स के विचार से काफी डिफरेंट थे, तो उन पे इनका प्रभाव था लेकिन बहुत कम था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप इस प्रभाव को मत देखिएगा गांधी जी के। बाकी यहाँ पे और हम देखते हैं तो जो एटक की बात करें, यानी अखिल भारतीय, जिसको हम लोग इंडियन कह सकते हैं, और ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो ये जो एटक था इसकी स्थापना नारायण मल्हार जोशी जी ने 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में की, और इसकी स्थापना का कारण 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की भी स्थापना हो चुकी थी। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। इसके जो पहले अध्यक्ष बने थे आपके लाला लाजपत राय जी बने थे, महामंत्री बने थे दीवान चमन लाल बजाज जी। ये सारे फैक्ट होते हैं दोस्तों जो PCS और RO के प्रश्न में पूछे जाते हैं। बहुत सारे प्रश्न हमारे इस मैगजीन मतलब इस नोट से भी आए थे जो मैंने डिटेल से बताया भी था, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने होल्ड किया था, तो मैं आज इसमें बताते चलूंगा जहां जहां पे वो प्रश्न देखने को मिलेंगे। और इस संगठन का प्रथम जो विभाजन हुआ 1929 में हो गया नागपुर अधिवेशन में, जिस समय इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बन गए थे एटक के। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फिर विभाजन में जो है कि NM जोशी और VV गिरी के नेतृत्व में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन यानी कि ITUF का भी गठन कर दिया गया। तो जब विभाजन हुआ तो दोनों अलग अलग हो गए, और इसी समय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले जो पहले भारतीय थे वो MN रॉय साहब थे, मानवेंद्र नाथ रॉय जी, क्योंकि ये लेनिन के विचारों से, कार्ल मार्क्स के विचारों से बहुत प्रभावित व्यक्ति थे ये उस समय। और इनको जो है कि मॉस्को में भी एक दो बार बुलाया गया था जब इंटरनेशनल लेवल पे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की मीटिंग्स होती थी साम्यवादी दलों की। तो भारत से बाहर ये MN रॉय जी गए और ये साम्यवादी विचारधारा से काफी प्रभावित हुए कि भारत में सेम वही पैटर्न चल रहा है कि भारतीय लोग श्रमिक के रूप में हैं और अंग्रेज लोग यहाँ बुर्जुआ बने हुए, मालिक बने हुए, तो इनको हटाने की जो पद्धति वो सीख के आए। तो इसी के बाद इन्होंने 1924 वगैरह में कानपुर में साम्यवादी दल की स्थापना करने की बात की थी। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम आगे देखेंगे कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में जब व्लादिमीर इल्चिन लेनिन, यानी लेनिन इनका नाम था, और रूसी पार्टी बोल्शेविक के द्वारा की गई थी। तो उसके बाद 17 अक्टूबर 1920 को MN रॉय ने अवनी मुखर्जी और मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक के साथ मिलकर ताशकंद में, यानी तत्कालीन जो है कि रूस हुआ करता था, आज तो जो है कि ताशकंद किसी और की राजधानी मध्य एशिया के देश की, जरा मुझे नाम बता देना कमेंट सेक्शन में, तो वहां पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। अब यहां पर एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि देखिए एग्जाम में आपने कई बार PYQ सॉल्व किए होंगे या पेपर दिया भी होगा, या बिगिनर है अगर पेपर देने जा रहे होंगे तो आपसे पूछेगा कि सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की भारत के अंतर्गत, तो आपका नाम आएगा MN रॉय याद आ जाएगा। लेकिन आप पढ़ोगे कि यार MN रॉय ने तो 1920 में की थी, और उत्तर आएगा 1924-25 कानपुर वाला, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जो MN रॉय जी ने जो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी वो ताशकंद में की थी, न कि भारत में 1920 में। लेकिन जब वो भारत आते हैं 1924-25 के दौरान, तब वो कानपुर में एस्टैब्लिश करते हैं एक साम्यवादी दल, जिसको हम लोग भारतीय साम्यवादी दल कहते हैं, और आज उसे हम CPI के नाम से जानते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। क्लियर हो गई बात? तो ये सारी चीजें हैं जिसका 1964 में फिर मार्क्सवादी विचार को लेकर डिवीजन हो जाता है। तो अभी हम आगे नहीं बढ़ेंगे, यहां पर देखते हैं। और इसी कानपुर षड्यंत्र मुकदमा चलाया गया था किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था, तो ये साम्यवादी आंदोलनों के विरुद्ध था। क्योंकि जब 1924 में MN रॉय जी भारत आते हैं, और आपको भी पता होना चाहिए कि जो ब्रिटिश थे वो कहीं ना कहीं साम्य पूंजीवादी विचारधारा के थे, जो मार्क्स के विचारों से या रूस के विचारों से बिल्कुल दूरी बना के रहते थे। और उन्हें जब ये लगा कि इस तरीके के विचार अब भारत में भी प्रसारित हो रहे हैं, MN रॉय जैसे लोग कर रहे हैं, तो इन्होंने इस पे मामला दे दिया कानपुर षड्यंत्र केस, और इसमें कई सारे लोगों की गिरफ्तारी की गई, इसकी इंटरनेशनल लेवल पर आलोचना की गई। आपने पढ़ा होगा कि क्यों जो है कि मतलब कानपुर की और साथ ही साथ मेरठ की, तो अभी हम उसको ही बात करेंगे। तो यहां देखोगे कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा था। और उसी दौरान 1929-33 के बीच हुए मेरठ षड्यंत्र मामले में 33 श्रमिक नेताओं को राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसकी पूरे विश्व में चर्चा हुई, और आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेरोल्ड लास्की, रोमारोला, रूजवेल्ट जैसे लोगों ने इसकी कटु आलोचना की थी। तो ध्यान देना कि मेरठ में जब इनकी मीटिंग्स हो रही थी, जितने लेबर यूनियन थे या लेबर के जो
लीडर थे, क्योंकि अब वो बुर्जुआ विचारधारा के खिलाफ जा रहे हैं, पूंजीवादी विचारधारा के खिलाफ जा रहे हैं और भारत में साम्यवादी विचारों का प्रभाव बढ़ रहा है। तो ऐसे में अंग्रेज लोगों ने इसे रोकने का प्रयास किया कि भारत में हम पहले ही यहाँ के लोकल लोगों से परेशान है, यहाँ की जनता से परेशान है, गांधी जी से परेशान है। ऐसे में एक नया अगर प्रभाव बढ़ गया साम्यवादी विचारधारा का तो वो ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। और ऐसे में जब इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, श्रमिक नेताओं को, तो इसकी विश्व स्तर पर क्यों आलोचना हुई? इससे पहले तो किसी आंदोलन की नहीं हो रही थी, क्योंकि साम्यवादी विचारधारा विश्व के स्तर पर धीरे धीरे प्रसारित हो रही थी, अपने पैर पसारते जा रही थी, और इस वजह से इसका जो है कि वैश्विक स्वरूप भी बन जाता है। तो यहां पर आप याद रखोगे इन सारे कॉन्टेक्स्ट के साथ, जो मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं, तो आप इस प्रश्न को गलत नहीं करोगे। आगे चल के 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एम एन रॉय ही करते हैं। आप कहोगे यार अचानक से हृदय परिवर्तन हो जाता है मानवेंद्र नाथ जी का, जो साम्यवादी दल से जुड़े हुए थे वो अचानक से लोकतांत्रिक दल की तरफ आ जाते हैं, ये कैसे हो गया? तो ये इनका मानवतावाद का कॉन्सेप्ट है। हालांकि हम उस पर चर्चा फिर कभी कर लेंगे, अभी हिस्ट्री में बस आपको इतना जानना है कि ये वही व्यक्ति हैं जो साम्यवादी दल के समर्थन में रहते थे, ताशकंद में स्थापना की, कानपुर में स्थापना की, आगे चल के इन्होंने डेमोक्रेटिक पद्धति अपना ली, और डेमोक्रेटिक पद्धति का सबसे अधिक समर्थन यूएसए और ब्रिटेन ही तो करता था। तो ये इनके मानवतावाद के विचार में था, तो इसको हम बाद में समझेंगे। क्रांतिकारी साम्यवादी दल रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग सीपीआई कहते हैं, इसकी स्थापना 1934 में सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा की गई, और यह पार्टी भारतीय साम्यवादी दल सीपीआई से दूर मतलब टूट कर बनी थी। सीपीआई, ये सीपीआई कौन सी थी? जो 1924 में कानपुर में बनी थी, तो उससे अलग हटके रिवोल्यूशनरी के नाम से बनती है। तो ये बस छोटा सा ट्रेड यूनियन से संबंधित जो फैक्ट आ सकते हैं और जो साम्यवादी दल से, वो 3-4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अब हमारा अगला चैप्टर है इसी में 26 नंबर पे, रॉलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड। ध्यान देना, ये जो हम लोग शॉर्ट नोट्स कवर कर रहे हैं, ये 2023 के लेटेस्ट एडिशन से हम लोग कवर कर रहे हैं। जितने भी इसमें पीवाईक्यूज थे, जितने ऑप्शंस थे, और जितने भी आपके इसकी व्याख्या और कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं, जिसका प्रमाण मैंने आरओ एग्जाम्स की वीडियोस में बताया है। तो जरा इसके बाद हम रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग पे नजर दौड़ाते हैं। तो दोनों ही घटनाएं 1919 में हुई थी। अच्छा, रॉलेट एक्ट कौन था दोस्तों? जो सिडनी कमीशन पर आया था। ये पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट किस पर आया था? सिडनी कमीशन पे आया था, जो कि व्यक्ति थे सिडनी साहब, और इनकी अध्यक्षता में ये रॉलेट एक्ट आया था यहाँ पे भारत में, जिसको काला कानून कह के भी बताया गया। बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, यानी जिसको भी चाहोगे उसको गिरफ्तार कर सकते हो संदेह के आधार पर। और इसी के आधार पर ही फिर जलियांवाला बाग का भी हत्याकांड देखने को मिलता है। तो जरा पूरी चीजों को हम समझते हैं कॉन्टेक्स्ट में। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट मार्च 1919 ये मिलान करने के लिए आता है। जब कोसिक्वेंसेस होती ना कि भाई खिलाफत आंदोलन भी 1919 में हुआ, असहयोग आंदोलन भी 1918-19 में होता है, प्लस जलियांवाला बाग भी हत्याकांड होता है, रॉलेट एक्ट होता है, तो यहां से सीधे वो चीजें पूछ ली जाती हैं कि इनकी क्रोनोलॉजी बताओ। तो क्रोनोलॉजी में क्या होता है? रॉलेट एक्ट आएगा आपका पहले मार्च 1919 में, जलियांवाला बाग आएगा इसके बाद 13 अप्रैल 1919, असहयोग आंदोलन आएगा 1920, खिलाफत आंदोलन आएगा 1919। तो ये क्रोनोलॉजी होती है जो आपसे पूछी जाती है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया। भाई किस वजह से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोग इससे आक्रोशित हो सके या इस एक्ट से नाराज हुए? तो पहला, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत कर दिया। कि अगर हम संदेह की दृष्टि से भी देखते हैं कि कोई ऐसी व्यक्ति या कोई ऐसी संस्था या कोई ऐसा ग्रुप या समूह या समाज जो ब्रिटिश शक्ति के खिलाफ काम कर रहा है, ब्रिटिश को चुनौती देगा, तो ऐसे में हम उसे बिना मुकदमा चलाए जो है कि जेल के अंदर डाल देंगे। अब भाई प्राकृतिक न्याय का कॉन्सेप्ट ही ये है पूंजीवादियों का कि कम से कम उस व्यक्ति की इच्छा तो पूछिए, उस व्यक्ति के ऊपर क्या अपराध है उसकी जांच तो करिए। लेकिन वही ब्रिटेन जब भारत में अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा था तो उसने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को ही खत्म कर दिया। बोला कि नहीं, अब सीधे गिरफ्तार करेंगे, हम कोई मुकदमा नहीं सुनेंगे आपका। और ऐसे में लोगों में आक्रोश फैल गया और राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगनी शुरू हो गई। और सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर, ध्यान देना, सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर, और ये प्रॉब्लम थी। और इसमें गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास भी कर लिया था। उस समय भारत के जो वायसराय महोदय थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921, क्योंकि इन्हीं के समय में 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी पारित होता है। ये चीजें समझ में आ गई। अब यहाँ पे और भी बातें समझेंगे कि रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी विरोध किया, क्योंकि इसका लक्ष्य था वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना, यानी कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी उसको समाप्त कर दिया जाए। आज हमें आर्टिकल नंबर 21 और आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 22 यानी कि 20, 21, 22 में मुख्य रूप से क्या होता है? जीवन के अधिकार
मिलते हैं, जीवन लाइफ मतलब राइट टू लाइफ मिलता है, प्लस अपराध दोष सिद्धि का मिलता है, गिरफ्तारी का मिलता है, निरोध का मिलता है, इट मीन्स कि 2122। तो ये सब क्या है, ये हर एक व्यक्ति को एक अधिकार है प्राप्त, जो किसी भी परिस्थिति में गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे जब तक कोई मुकदमा न चले। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने वैयक्तिक अधिकार ही समाप्त कर दिया। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम ही यह था कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह। अब आप कहोगे सर कि हमने तो पढ़ा है चंपारण में 1917 में, तो ध्यान देना वो साहसिक कदम नहीं था, केवल बस एक किसानों के समर्थन में वो उतरे थे और जहां पे ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा था, वो उनका पहला आंदोलन था। लेकिन उन्होंने पहला ऐसा प्रयास किया जो सबसे सख्त कानून था, काला कानून था, उसके खिलाफ इन्होंने हड़ताल वगैरह शुरू कर दी थी। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया, तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने, या स्वामी श्रद्धानंद जी ने कहा कि भाई हम लगान नहीं देंगे क्योंकि रॉलेट एक्ट जो है कि बहुत ही गलत आया हुआ है। और रॉलेट एक्ट को द एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 के नाम से जानते हैं। बहुत ही कम स्टूडेंट को यह पता है कि रॉलेट एक्ट का जो लीगल नेम था, जैसे आज हम लोग पढ़ते हैं कि बजट का लीगल नेम क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, आर्टिकल नंबर 112 यानी 112। तो क्या बजट उसका लीगल नेम है? नहीं, लीगल नेम आपका आर्टिकल नंबर 112 में वर्णित किया गया कि वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसी तरीके से रॉलेट एक्ट एक कॉमन वर्ड हो गया ना, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में आया था सेडिशन कमेटी पर, लेकिन इसका जो ऑफिशियल नाम था द एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919, ये इसे कहते हैं। और रॉलेट एक्ट की बात करेंगे तो ये मार्च 1919 में लागू हुआ, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया और जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में जनरल डायर ने नृशंस नरसंहार कराया। तो यहां पर अब देखो, गांधी जी ने 6 अप्रैल को आंदोलन शुरू किया उनके खिलाफ और 13 अप्रैल को वहां पे जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ। और क्यों हो रही थी, अगर जलियांवाला बाग में जो सभा हो रही थी वो क्यों हो रही थी, क्योंकि रॉलेट एक्ट का प्रयोग करके ही पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं जिसमें सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल जी की गिरफ्तारी कर ली गई थी। क्योंकि रॉलेट एक्ट का प्रयोग करके सबसे पहले पंजाब में गिरफ्तारी हुई सैफुद्दीन किचलू की और सत्यपाल की, जो कि पंजाब के मुख्य कर्ता धर्ता थे। और जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो इनके विरोध में पंजाब के जलियांवाला बाग हत्याकांड में, मतलब जलियांवाला बाग में एक आम जनसभा हो रही थी, जिसकी ये मांग थी कि भाई इन दोनों लोगों को छोड़ा जाए, ये तो हमारे जो है कि नेतृत्व करता है, किसी भी गैर कानूनी गतिविधि में नहीं लगे हुए हैं। और ऐसे में आपने रॉलेट एक्ट के अंतर्गत इसे पकड़ लिया और जनरल डायर ने जो है कि पहले एक फरमान दे रखा था, आर्टिकल मतलब धारा 144 लगा के, कि किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति कहीं भी आम जनसभा नहीं करेगा, कोई ग्रुपिंग नहीं करेगा, जिसको हम लोग कहते हैं कि धारा 144 लागू हो जाना। और उसे जब लगा कि जलियांवाला बाग में कहीं ना कहीं इस धारा का उल्लंघन हो रहा है, तो उसने सीधे आदेश दे दिया गोली चलाने के लिए और बहुत ही क्रूरता के साथ ये नरसंहार किया गया, जिसमें हजारों लोगों की जानें गंवा दी, हजारों लोग हमारे देश के लिए शहीद हो गए। और ये प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। तो आपने कॉन्सिक्वेंसेस देखी कि नहीं देखी? रॉलेट एक्ट आता है, सत्यपाल किचलू और मतलब सत्यपाल और किचलू साहब को पकड़ता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है उसी के बाद। तो ये एक क्रोनोलॉजी है, अगर आप इसे ढंग से समझे रहेंगे तो मैं कहता हूं घटना चक्र आपकी अच्छे से तैयार होगी। फिर आगे देखते हैं, इसी विरोध में जब ये आंदोलन हुआ तो यहां से प्रश्न बनता है कि किस व्यक्ति ने कौन सी उपाधि या पदवी छोड़ी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइट की उपाधि 30 अप्रैल 1919 को ही त्याग दी, यानी वापस कर दी। और शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से ही इस्तीफा दे दिया, क्योंकि जो वायसराय की कार्यकारिणी थी, जो मैंने आपको बताया था कि 1909 के एक्ट से 1919 के एक्ट से भारतीयों को शामिल किया जा रहा था, तो उन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से त्यागपत्र दे दिया। बोला हम आपके साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपके साथ हम काम कर रहे हैं, आपका सहयोग कर रहे हैं, ताकि लोगों के साथ जो है कि आपका अच्छा व्यवहार हो सके, लेकिन आपके ही लोग, जनरल डायर जैसे लोग क्रूरता फैला रहे हैं, तो हमने ये छोड़ दिया। ठीक है। और दिसंबर 1919 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन भी इसीलिए हुआ। फिर जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड वगैरह हुआ तो दिसंबर 1919 का जो अमृतसर अधिवेशन हुआ वो मोतीलाल नेहरू जी, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के पिता थे, इनके नेतृत्व में हुआ। और ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन भी किया, क्योंकि जब भारतीयों के द्वारा और भारतीय नेताओं के द्वारा लगातार मांग की गई कि इसकी जांच की जाए, तो हंटर कमीशन एक गठन किया गया। और आपने एक पढ़ा होगा हंटर आयोग, जो 1817 के आसपास था, जो एजुकेशन से रिलेटेड था, शिक्षा आयोग था। तो दोनों में ध्यान रखना है। तो ये रिपोर्ट इसने मार्च 1920 में प्रस्तुत की और यह कहा कि इसमें दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया और
केवल माइकल डो डायर के निर्णय की भूल बता दी गई और जिसकी मृत्यु 13 मार्च 1940 में उधम सिंह ने पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी हत्या की थी। मीन्स जब रिपोर्ट में यह कहा गया कि जनरल डायर अपने कानून का पालन कर रहे थे, धारा 144 के खिलाफ कोई भी अगर एक्टिविटी हो रही है तो उस पर उन्होंने बस आदेश दिया था, क्योंकि आदेश का उल्लंघन माना गया। एज इट इज कहने का मतलब कि वो तो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। और इस स्टेटमेंट से भारतीय जनमानस में एक गुस्सा फैल गया कि ये कौन सी बात हुई, आपके एक ड्यूटी निभाने की वजह से आपने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, ऐसी ड्यूटी हमें नहीं चाहिए। तो इस वजह से फिर जनरल डायर को तो हालांकि बरी कर दिया गया, लेकिन दोस्तों जब वो ब्रिटेन में मिलता है लंदन में, तो उधम सिंह भाई साहब नहीं छोड़ते हैं, उसको वहीं निपटा देते हैं। 13 मार्च 1940 को जनरल ओ डायर को मार दिया जाता है पंजाब के उधम सिंह ने। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये स्टोरी कहां से कहां तक मैं आपको समझाते हुए आ रहा हूं। और इसी पर कांग्रेस के द्वारा भी एक जांच कमेटी बैठाई गई कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है, नरसंहार, इस पे कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का भी प्रारूप लिखने का कार्य महात्मा गांधी जी को सौंपा गया था। एक तो ब्रिटेन ने, मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश की हंटर कमीशन, और कांग्रेस ने भी एक गांधी जी के नेतृत्व में इसको शुरू किया। और किस एक को मॉन्टेस्क्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया, तो जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए ही यह स्टेटमेंट इन्होंने प्रयोग किया था। तो ये पॉइंट समझ में आ गए। देखिए ये सभी छोटे छोटे चैप्टर दिए हुए हैं आपके घटना चक्र में, लेकिन आपको इसकी क्रोनोलॉजी के साथ चलना होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये प्रश्न क्रोनोलॉजी के तौर पे पूछे जाते हैं आपसे और फिर वहां पे आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। तो बहुत ध्यान से समझते चलिएगा, फिर आगे देखते हैं हम लोग। तो इसी प्रकार से अब हम देखेंगे यहाँ पे खिलाफत आंदोलन को। देखिए ये क्रोनोलॉजी आपको पकड़ के रखनी होगी, क्योंकि कई बार ऐसे प्रश्न बनते हैं क्रोनोलॉजी के आधार पे, क्रम के आधार पे, काल क्रमानुसार कि कौन सी घटनाएं पहले हुई, कौन सी घटना बाद में हुई। तो आपको पता होना चाहिए कि रॉलेट एक्ट कब आया, गांधी जी का अनशन कब हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, उसके बाद जो है कि किसकी गिरफ्तारी के लिए हुआ था, ये सारी चीजें। उसके बाद कांग्रेस की जो जांच कमेटी बैठी थी, उसके बाद आपका आता है खिलाफत आंदोलन। तो ये सीक्वेंस आपको बनाए रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं बार बार आपको रिवाइज करा रहा हूं इस पैटर्न पे कि ताकि आपको ये सीरीज याद रहे। तो किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया, कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे शौकत अली और मोहम्मद अली और अबुल कलाम आजाद साहब थे, और अन्य में आप हकीम अजमल खान, हजरत मोहानी और डॉक्टर अंसारी साहब को भी ले सकते हो। सामान्यतः इनको अली बंधु भी कहा जाता है। प्रश्न में कभी कभी आ जाता है कि खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं के द्वारा शुरू किया गया, तो उसमें एक शौकत अली होते हैं, एक मोहम्मद अली होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मोहम्मद अली क्या वही है जो मोहम्मद अली जिन्ना है, जो पाकिस्तान का विभाजन, मतलब पाकिस्तान लेकर अलग हुए थे, भारत का विभाजन कराए थे। तो मैं कहूंगा नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना बल्कि खिलाफत आंदोलन के खिलाफ थे, क्योंकि गांधी जी ने जब इसको धार्मिक आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन में जोड़ा, तब मोहम्मद अली जिन्ना भारत के खिलाफ होते चलेगा और पाकिस्तान की विभाग की मांग की। हालांकि वो ऐतिहासिक घटना को हम बाद में समझेंगे, बस यहाँ पे ये समझना है कि शौकत अली और मोहम्मद अली दो सगे भाई थे, ये मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। उसमें अगर एक ऑप्शन और बढ़ जाएगा तो अबुल कलाम आजाद आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। उद्देश्य क्या था, क्योंकि तुर्की में खलीफा के पद की पुनः स्थापना कराने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना, क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका समाप्त हो रहा था 1998, मतलब 1918 में, 1918-19 के आसपास जब पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो तुर्की पे अधिकार हो गया ब्रिटिश साम्राज्य का। तो वहां पे वो चाहते थे कि हम तुर्की के जो खलीफा है इनको हटा दें, जो कि एक तरीके से धार्मिक राजा माना जाता था, और ब्रिटेन वाले चाहते थे कि अपना शासन स्थापित करें। लेकिन खिलाफत के जो मुस्लिम भाई लोग थे उन्होंने कहा कि देखो, तुर्की के जो खलीफा होते हैं उन्हें हम बहुत मानते हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। जिस प्रकार से आप देखोगे कि जो रोम के चर्च होती है, रोम चर्च जो आपने सुनी होगी इटली में, वहां का जो पादरी होता है वो पूरे के पूरे यूरोपीय समुदाय का, ईसाई धर्म का सबसे प्रमुख माना जाता है। उसी तरीके से पूरे मुस्लिम समुदाय का जो सबसे प्रमुख था वो तुर्की का खलीफा था। तो इसलिए ये था कि भाई अंग्रेजों पे दबाव था कि आप खलीफा की पुनः स्थापना कर दो, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया, और जिसके विरोध में आके भारत में भी इसका आंदोलन शुरू किया गया और मुसलमानों द्वारा चलाया गया था। सामान्यतः राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन था। प्रारंभ इसका धार्मिक आंदोलन के रूप में हुआ, बाद में यह धीरे धीरे राजनीतिक आंदोलन में बदलता चला गया। फिर आगे देखते हैं अगर हम, फिर इसी के बाद जब खिलाफत आंदोलन शुरुआत करने की बात हुई, तो खिलाफत आंदोलन और कांग्रेस का जब आपस में एकजुट गठबंधन बना, तो ये हुआ कि इस आंदोलन के जो नेतृत्व करता है वो किसी एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में दिया जाए जो कहीं ना कहीं अंग्रेजों से जो है कि मतलब विजेता भी हो सकता है, अंग्रेजों को हरा सकता है, या दूसरी भाषा में जिसने भारत में कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन किए। तो सबसे पहला जो नाम आया जहन में वो आया महात्मा गांधी का। ऐसा क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी चंपारण में सबसे सफल आंदोलन करने में सफल हुए। पहले नंबर पे अंग्रेजों को जो है कि मजबूरन जो है कि गांधी जी की मांगों को मानना पड़ा और अंग्रेज गांधी जी के सामने झुके। दूसरा, मिल मजदूरों के आंदोलन में भी गांधी जी को सफलता मिली थी 1918 में। जो अहमदाबाद मिल मजदूर थे वहां भी अंग्रेजों को झुकना पड़ा और 35% बोनस देना पड़ा। तो ऐसे में
एक प्रमुख व्यक्ति का नाम जहन में आया कि हम अगर गांधी जी को नेतृत्वकर्ता के रूप में रखें तो शायद जो है कि हमारा कुछ कल्याण हो सकेगा। तो ऐसे में 1919 की अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया महात्मा गांधी जी को, जिन्हें खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगी। क्यों? जैसे ही गांधी जी से कहा गया कि आपको असहयोग आंदोलन तो वैसे भी शुरू करना है अंग्रेजों के खिलाफ, और हम भी खिलाफत आंदोलन शुरू कर रहे हैं, तो क्यों ना आप ही के नेतृत्व में हम खिलाफत और असहयोग दोनों को शुरू करें। तो गांधी जी को भी लगा कि भाई ये एक ऐसा मौका है जहां पर अंग्रेजों का जो विभाजन, मतलब अंग्रेजों के द्वारा फूट डालो राज करो की जो नीति थी, जिसके तहत इन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच में दूरियां बढ़ा दी थी, तो गांधी जी को लगा कि क्यों ना इस मौके का प्रयोग करके हम हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक एकता पैदा कर सकते हैं। तो दूरी कौन कौन से बिंदु पे? 1905 का बंगाल विभाजन, जहां पे पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल को बांटा गया संप्रदाय के नाम पे। 1909 का मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम। 1916 का कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में विवाद हुआ था, हालांकि समझौता था लेकिन कुछ मुद्दों को लेकर विवाद हुआ था। तो ऐसे स्तर पे आप देखो कि 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जहां पर अंग्रेजों की योजना सफल रही और मुसलमानों का हिंदुओं के प्रति क्या हुआ, द्वेष बढ़ता चला गया, अर्थात दूरी बढ़ गई। तो गांधी जी ने सोचा क्यों ना मैं इस अवसर को भुनाते हुए हिंदू और मुसलमानों की एकता को स्थापित कर सकूं, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि हिंदू और मुसलमान मेरी भारत माता की 2 प्यारी आंखें हैं। इट मीन्स कि एक आंख से कोई सुंदर नहीं लगेगा, मतलब भारत तभी सुंदर होगा जब हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ रहेंगे। तो गांधी जी ने इस आंदोलन के लिए नेतृत्वकर्ता के रूप में भूमिका निभाई और यहाँ पे जो है कि वो इसके साथ शामिल भी हो गए। हकीम अजमल खां ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। किसने महात्मा गांधी को खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि खिलाफत एक धार्मिक आंदोलन है और अगर आप असहयोग आंदोलन को शुरू कर रहे हो भारतीय स्वतंत्रता के लिए, अर्थात राजनीति और धर्म को एक साथ मिलाकर चलोगे तो कहीं ना कहीं भारत का बेड़ा गर्क होगा और ऐसी स्थिति में सांप्रदायिकता और बढ़ जाएगी, तनाव और बढ़ेगा। हालांकि हुआ भी यही, और मोहम्मद अली जिन्ना जो कांग्रेस के थोड़े बहुत समर्थन में भी रहते थे, उन्होंने फिर वहां से दूरी बनाना शुरू कर दिया और वो एक अलग पाकिस्तान की बात करने लगे। लेकिन फिर हम वही बात करेंगे कि यहाँ पे हमें महात्मा गांधी के विचारों को समझना पड़ेगा। गांधी वो नेता थे जो कहते थे राजनीति सेवा करने का जगह है, न कि शासन करने की जगह। राजनीति मानवता की सेवा करने का बिंदु है और वो राजनीति ही राजनीति क्या होगी जो धर्म के बिना होगी। लेकिन यहाँ पे धर्म का अर्थ वो बिल्कुल भी हिंदू मुसलमान से नहीं रखते थे। उनका कहने का मतलब था जो धारण करने योग्य है, जो समाज के हित के लिए हो, वही धर्म बेहतर है, और वो धर्म और राजनीति को एक साथ लेकर चलते थे। इसीलिए उन्होंने खिलाफत और असहयोग को एक साथ किया। मतलब वो उनके अपने विचार थे, तो भले मोहम्मद अली जिन्ना ने कुछ भी कहा उससे कोई मैटर नहीं करता। तो ये सारी बातें थी जिस वजह से मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इनको मना किया कि आप खिलाफत आंदोलन की भागीदारी मत करो। 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से स्वामी श्रद्धानंद ने हिंदू मुस्लिम एकता पर लगभग 30,000 मुस्लिमों के समक्ष एक भाषण भी दिया। किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया? तो मदन मोहन मालवीय जी ने, क्योंकि ये हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य भी रह चुके थे और हिंदू महासभा सामान्यतः मुसलमानों से दूर भी रही थी और खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन में भी उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया। गांधी जी ने 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दे दी। यानी खिलाफत आंदोलन के साथ साथ इन्होंने कहा कि अब हम अंग्रेजों के खिलाफ एक असहयोग आंदोलन भी शुरू करेंगे कि हम अंग्रेजों का सहयोग अब नहीं करेंगे। और ऐसे में जून 1920 को खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया और गांधी जी को आंदोलन की अगुवाई करने का अधिकार सौंप दिया। तो देखिए ये पूरी की पूरी एक क्रोनोलॉजी मैंने आपको समझाई। और सितंबर 1920 में जब कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया गया और उनकी अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया गया। और इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। किस घटना में? एचिंसन ने कहा तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 22, क्योंकि अंग्रेजों ने अक्सर ऐसे बड़े अवसर पे अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाया था, चाहे वो 1905 का बंगाल विभाजन हो, 1919 का मार्लेमेंटो सुधार हो, या फिर 1907 का सूरत अधिवेशन हो, या फिर आप देखोगे कि 1916 का भी हो। लेकिन पहली बार एचिंसन ने कहा कि खिलाफत और असहयोग आंदोलन, जहाँ पे हिंदू और मुसलमान एकजुट हो गए हमारे खिलाफ, हम यहाँ पे अपनी फूट डालो और राज करो की नीति का फायदा नहीं उठा पाए। 1921 का जो मोपला आंदोलन था ये शाखा ही थी
खिलाफत आंदोलन की। असल में मोपला क्या थे दोस्तों, ये केरल के एक किसान श्रमिक थे जो सामान्यतः किसान थे और मुस्लिम वर्ग से थे, लेकिन यहाँ पे जो जमींदार थे वो हिंदू वर्ग के लोग थे। तो यहाँ पर भी अंग्रेजों ने मोपला आंदोलन, जो कि एक तरीके से एक श्रमिक आंदोलन था, इसको राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन का रूप दिया और बाद में सांप्रदायिक आंदोलन बन गया, क्योंकि मोपला मुख्य रूप से किसान थे जो मुस्लिम वर्ग से आते थे और जमींदार जिसके खिलाफ वो आंदोलन कर रहे थे वो मुख्य रूप से हिंदू वर्ग से आते थे। तो यहाँ शोषण वाली विचारधारा हट के धार्मिक विचारधारा का प्रवेश करा दिया अंग्रेजों ने और मोपला विद्रोह इसलिए बहुत चर्चा में रहा। तो ये तो थे आपके छोटे छोटे पॉइंट। अब हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन की। तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है कि लाला लाजपत राय जी के द्वारा किया गया था और ऑफिशियल अनाउंसमेंट 1 अगस्त 1920 को शुरू किया जाता है। तो सितंबर 1920 में कलकत्ता में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया, जिसका विरोध सी आर दास ने किया। ये वही सी आर दास है, चित्तरंजन दास जी, जो गांधी की नीतियों के समर्थन में नहीं थे। बाद में इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना भी करते हैं 1921 में, हालांकि इस पर अभी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सी आर दास ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। दिसंबर 1920 में जब नागपुर के कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव सी आर दास ने ही प्रस्तावित किया। तो वही बात है कि जो नागपुर अधिवेशन था यहाँ पे सी आर दास ने इसे प्रस्तावित किया था अध्यक्ष के रूप में, लेकिन जो विशेष अधिवेशन था वहां पे इसे प्रस्तावित नहीं किया था। गांधी जी के नेतृत्व में किया जाने वाला पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन है, क्योंकि आप कहोगे चंपारण आंदोलन था सर, तो जन आंदोलन गांधी जी उसे कहते थे जिसमें भारत की समस्त जनता एकजुट हो जाए, चाहे वो छात्र हो, युवा हो, या फिर आपके रोजगार परक हो, चाहे वो सरकारी विभाग के हो, महिला हो, पुरुष हो, ग्रामीण हो, क्षेत्रीय हो, शहरी हो, हर वर्ग का लोग, चाहे वो अछूत हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, किसी भी वर्ग के लोग, जब सभी लोग शामिल होते हैं तब गांधी जी उसे जन आंदोलन के रूप में जानते थे। जबकि चंपारण आंदोलन मुख्य रूप से केवल किसानों का आंदोलन था, ना वहां युवाओं की भूमिका थी, ना वहां वकालत करने वालों की थी, ना वहां सरकारी विभाग की भूमिका थी, ना वहां महिलाओं की भूमिका थी। तो मुख्य रूप से भूमिका 1920 में ऐसी देखने को मिलती है। इसलिए गांधी जी का जब भी पूछा जाएगा कि पहला विस्तृत जन आंदोलन क्या होगा, असहयोग आंदोलन होगा, कभी चंपारण आंदोलन को फिर मत लगाना। ध्यान देना इस सब प्रश्नों की भाषा पर। फिर आप लोग कहते हो कि सर हमने पढ़ा ही नहीं था, और ये सारी चीजें घटना चक्र शॉर्ट नोट्स में हमने कवर की है। निशु में हमने बहुत अच्छे से कवर किया है हिस्ट्री के नोट्स को, वर्ल्ड ज्योग्राफी के नोट्स को, जहां से आप देखोगे मिडिवल, एंशिएंट, मॉडर्न और वर्ल्ड ज्योग्राफी में आरओ के एग्जाम्स में लगभग सारे ही प्रश्न आपको यहीं से एज इट इज लाइन टू लाइन मिल गए थे। लेकिन वही है कि आप लोग इसे अंडर एस्टिमेट करते हैं, फिर आप बाद में कहते हो कि सर ये तो हमसे मिस्टेक हो गई। तो अभी भी समय है, आप लोग फॉलो कर सकते हैं मेरे चैनल को, वीडियोस वगैरह देख सकते हो, इनकी पीडीएफ को भी आप परचेस कर सकते हो। उसके लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके सारी जानकारी आप वहां से ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने पॉइंट पे फिर से आते हैं। और क्या है हमारा अगला पॉइंट कि असहयोग आंदोलन को जो पहला जन आंदोलन माना जाता है, क्योंकि प्रारंभ करने के 2 महत्वपूर्ण कारण थे। पहला, खिलाफत के मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण गलत था, क्योंकि वो तुर्की के खलीफा की पुनः स्थापना नहीं कर रहे थे। वहीं पंजाब के निर्दोष लोगों की रक्षा न करने तथा उन्हें बर्बर व्यवहार करने के कारण ब्रिटिश अधिकारियों को दंडित न करना, जैसे हंटर कमीशन वगैरह के माध्यम से क्या हुआ भाई, उसको छोड़ दिया गया था जनरल डायर को कि भाई उसने तो गलत नहीं किया। और गांधी जी ने इस आंदोलन में कहा कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेंगे। ध्यान देना, ये एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा कि हम 1 वर्ष के अंदर स्वराज प्राप्त कर लेंगे। हालांकि गांधी जी ने कहा जरूर था सोच समझ के, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। और इसी उत्तेजना में आके, इसी खुशी में आके सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी आईसीएस की परीक्षा जो पास की थी, यूपीएससी जिसे आज हम कहते हैं, 1 साल बाद ही छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अब मुझे अंग्रेजों की गुलामी नहीं करनी है, अब मैं अपने देश की गुलामी नहीं करूंगा बल्कि अपने देश की सेवा करूंगा। गांधी जी ने कहा है कि 1 साल में ही हमें आज़ादी मिल जाएगी। हालांकि आज़ादी लेने में हमें बहुत सारे संघर्ष करने पड़े, 30-35 साल और गंवाने पड़े, लेकिन गांधी जी का ये बहुत बड़ा कोटेशन है, बहुत स्टेटमेंट फेमस है। और असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने अपनी कैसर हिंद की उपाधि को भी त्याग दिया था, जो कि उन्हें प्राप्त हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार में अंग्रेजों के सहयोग करने के लिए। और इसी दौरान जमनालाल बजाज जी ने राय बहादुर की उपाधि भी त्याग दी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विठल भाई पटेल एवं सरदार पटेल जी ने अपनी वकालत को भी छोड़ दिया था। और ध्यान देना, जब मैं आईएनए का केस आपको पढ़ाऊंगा 1945 में, तो यहाँ पे 25 साल बाद, 1920 से 1945, 25 साल बाद नेहरू जी दोबारा अपनी वकालत शुरू करते हैं। आगे यहाँ पे एक पॉइंट बनता है कि किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन ने 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो छपरा में बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए वो ज्यादा मतलब कि प्रेरित थे, या कह सकते हैं कि सक्रिय थे। हालांकि राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म हमारे उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ है। यूपी स्पेशल का भी ये प्रश्न बन जाता है कई बार। चौरी चौरा कांड की बात करेंगे तो 4 फरवरी
19 यहाँ पे छूट गया है। 1922 में गोरखपुर में ये होता है। गोरखपुर में एक छोटा सा जगह है, कस्बा है चौरी चौरा, क्योंकि किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण युद्ध जो गुस्साई भीड़ थी उसने थाने में आग लगा दी और जिसमें 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। अब यहाँ से क्या होता है, इस घटना से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि गांधी जी का जन विचार था, जो उनके मूल सिद्धांत थे कि हम जो भी आंदोलन करेंगे वो अहिंसात्मक होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की मैं हिंसा बर्दाश्त नहीं करूंगा, अगर हिंसा होगी तो मैं आंदोलन छोड़ दूंगा। तो जैसे ये चौरी चौरा की हिंसा हो जाती है तो गांधी जी तुरंत जो है कि 2 साल बाद ही इस आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित कर दिया गया और इसका निर्णय लिया गया। फिर इसी को हम बारदोली प्रस्ताव भी कहते हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता बारदोली प्रस्ताव, और आप क्या टिक करते हो दोस्तों? फिर 1928 पे टिक करके आते हो, जो सरदार पटेल जी के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह किया गया था। लेकिन बारदोली का प्रस्ताव होता है कि गांधी जी अपने चौरी चौरा कांड की वजह से अपने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकृत करते हैं कि मैं अब असहयोग आंदोलन को स्थगित कर रहा हूं, जिसका विरोध भी किया गया CR दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा, कि जिस समय भारत की जनता पूरे चरम उत्कर्ष पे थी, चरम स्तर पे जो है कि गुस्से में थी और हम आजादी के बहुत करीब थे, ऐसे समय में पैर पीछे हटा लेना, आंदोलन को स्थगित कर देना सबसे बड़ी भूल बताई जाती है गांधी जी की। हालांकि ये मेरे अपने विचार नहीं है, ये बहुत सारे इतिहासकारों का विचार है। खुद CR दास और नेहरू जी ने ऐसा कहा, मोतीलाल नेहरू जी ने, कि जिस समय हम आजादी के बहुत करीब थे उस समय आपने आंदोलन को स्थगित करके हमारी आजादी को और पीछे धकेल दिया। ऐसे स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेंगे रामचंद्र गुहा जी की पुस्तक में भी। इसी में दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध एक निंदा प्रस्ताव भी किसने प्रस्तुत किया? तो डॉक्टर मुंजे साहब ने, क्योंकि उस समय पूरे देश को लग रहा था कि अब हमारे पास आजादी बहुत नजदीक आ चुकी है, कि अब हमें कुछ ही दिन में आजादी मिल जाएगी। लेकिन असहयोग आंदोलन वापस होने पे काफी लोग नाराज हुए, शीर्ष नेता लोग भी नाराज हुए, तो डॉक्टर मुंजे साहब ने निंदा प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने गांधी जी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, क्योंकि जब असहयोग आंदोलन का कॉन्सेप्ट ही था कि हम अंग्रेजों से किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का मतलब न तो शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने जाएंगे, न सरकारी नौकरी करेंगे, न जो है कि हम विदेशी वस्त्रों को यूज करेंगे, न विदेशी खान पान को यूज करेंगे, बल्कि विदेशी वस्त्रों की हम झोली जला देंगे, मतलब कि हम उनको जलाने भी शुरू कर देंगे, ताकि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करेंगे और देसी वस्त्र के रूप में हम क्या प्रयोग करेंगे? सूत, जिसे हम लोग कहते हैं खादी भंडार, तो खादी का प्रयोग करेंगे। लेकिन ऐसे स्टेटमेंट पे जो है कि क्या किया रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने? इसे निष्ठुर बर्बादी कहा। आगे देखते हैं, यहाँ पर असहयोग आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में 1921 में, गुजरात विद्यापीठ जो अहमदाबाद 1920 तथा जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ 1920 जो बाद में दिल्ली ले जाया गया। तो इस प्रकार के आंदोलन के दौरान जो है कि कुछ विश्वविद्यालयों की भी स्थापना की गई थी। अब यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करेंगे। CR दास और मोतीलाल नेहरू जी जब गांधी के विचारों से अलग हटे और उनकी विचारधारा से अलग हटके इन्होंने अपनी एक स्वराज पार्टी का गठन किया, जो कि 1 जनवरी 1923 को यानी नव वर्ष के अवसर पे इन्होंने गठित की थी। कारण क्या थे? क्योंकि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। ऐसे में शीर्ष नेता जो है कि इनसे अलग होने शुरू हो गए थे, जिसमें सबसे पहले CR दास, चित्तरंजन दास जी और साथ में मोतीलाल नेहरू जी इनसे अलग होते हैं। काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना इनका मुख्य उद्देश्य था, कि हम स्वराज पार्टी के माध्यम से हम क्या करेंगे, जो विधानसभा या विधान परिषद के जो चुनाव होते हैं केंद्रीय असेंबली के, उसमें जो है कि हम प्रवेश करेंगे, चुनाव लड़ेंगे और वहां पर हम जो है कि अंग्रेजों को उनके कार्य करने से रोकेंगे, विभिन्न प्रकार के मतदान करेंगे, विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। तो हम इस तरीके से भारतीय नेतृत्व के रूप में वहां पे अपनी पैठ को स्थापित करेंगे। हालांकि कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन ये लोग नहीं कर पाए, लेकिन 1925 में इसके एक प्रमुख नेता थे विठल भाई पटेल जी, जो कि सरदार पटेल जी के बड़े भाई थे। इनको केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में वहां पे नियुक्त किया गया। यही इस पार्टी की एक सबसे बड़ी सफलता रही है। इसके गठन की बात करेंगे तो मोतीलाल नेहरू जी और CR दास जी ने, जिनको हम देश बंधु भी कहते हैं, तो महासचिव के रूप में कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी थे, और अध्यक्ष के रूप में आपके CR दास जी थे। किसने स्वराज पार्टी के निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था? तो CR दास जी ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। फिर उसके बाद आप और जानकारी कलेक्ट करेंगे कि श्रीनिवास आयंगर मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। NC केलकर जो स्वराज दल के अन्य प्रमुख नेता थे, जबकि C राजगोपालाचारी इसके सदस्य नहीं थे। तो एक प्रश्न रहा होगा, उससे संबंधित प्रश्न बना है।
फिर यहाँ पे 1925 में विट्ठल भाई पटेल जी का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी केंद्रीय विधानमंडल या केंद्रीय विधान परिषद असेंबली का अध्यक्ष चुना जाना स्वराज्यों की एक इंपॉर्टेंट उपलब्धि थी, अर्थात स्वराज पार्टी की एक प्रमुख जीत थी। राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के समर्थक थे, न कि स्वराज पार्टी के, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद ने सदैव ही गांधी जी के विचारों का समर्थन किया है, हमेशा वो उनके पक्ष में ही खड़े रहे। किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, क्योंकि वो भी गांधी जी से दूर हो चुके थे, कांग्रेसियों से दूर हो चुके थे, तो जाहिर सी बात है कि वो इनके समर्थन में आ चुके थे। नवंबर 1923 में विधान परिषदों के जब चुनाव होते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में से 42 पर स्वराज पार्टी को जीत, और यह एक बहुत बड़ी जीत थी इनके लिए, क्योंकि इनसे ये पता चल रहा था कि भारत में अब जो है कि सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के अंतर्गत जो पार्टी है उसको भी लोगों के द्वारा पसंद किया जा रहा है, क्योंकि जनता चाहती थी कि केंद्रीय असेंबली में ये लोग पहुंचे और कानून निर्माण की प्रक्रिया को परिवर्तित करें। सी आर दास, जो कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं होना चाहिए, ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया था। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर कौन सी पार्टी का गठन कर लिया? तो इंडियन लिबरल फेडरेशन या अखिल भारतीय उदारवादी संघ। ठीक है, 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय जी और मोतीलाल नेहरू जी ने लिया। हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य में मालवीय जी थे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष या स्पीकर कौन थे? विट्ठल भाई पटेल जी, जो कि 1925 में थे। तो ये आपका स्वराज पार्टी की उपलब्धि थी। और अब हम अगले चैप्टर पे चलते हैं, चैप्टर नंबर 30, साइमन कमीशन 1927। तो यहां पर अब आप देखोगे कि साइमन कमीशन 1927 की बात करें तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का जो एक्ट था, जो 1919 का, उसमें कहा गया था कि जो भी इसके प्रावधान है वो कितने सफल हुए, कितने नहीं सफल हुए, इस पर एक समीक्षा की जाएगी, रिव्यू किया जाएगा 1920 मतलब कि 10 साल बाद। लेकिन 1919 के 10 साल होते 1929 में, लेकिन ये तो 1927 में इसका गठन कर दिया गया। और क्यों अधिनियम सफल हुआ या नहीं, तो इसके लिए इसकी समीक्षा करनी थी। किंतु ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी सरकार ने इसकी समीक्षा हेतु 2 वर्ष पहले ही 1927 में साइमन कमीशन का गठन कर दिया था कि हम जल्दी में हैं, यानी हमें जल्दी से जल्दी इसकी रिपोर्ट चाहिए, और इसकी नियुक्ति की गई। और इसमें कुल 7 सदस्य थे और सभी के सभी श्वेत यानी गोरे थे, भारतीय इसमें कोई भी शामिल नहीं था, इसलिए इसे व्हाइट कमीशन या श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। यह 3 फरवरी 1928 को भारत में बंबई पहुंचता है। कब पहुंचता है बंबई? भारत में पहुंचता है 3 फरवरी 1928 को। इसे व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, साइमन कमीशन की बात करेंगे तो कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। किस उद्देश्य से आया था ये? प्रशासनिक सुधार पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आए थे। और भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया? क्योंकि इसका कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो भारतीय हो। तो भारतीय कांग्रेस ने कहा, भारतीय जनमानस ने कहा कि भाई अगर आप भारतीयों के समस्या पर विचार करने आए हो या भारतीयों के प्रशासन पर विचार करने आए हो, तो कम से कम कुछ भारतीय सदस्यों को तो इसमें शामिल करो, तभी तो पता चलेगा ना कि असल में भारतीयों की समस्या वर्तमान में क्या है। जब आपको निर्णय पहले से आप सोच के आए हो कि मुझे तो यही निर्णय करना है, तो फिर आपको क्या ही जरूरत थी भारत आने की? आप बैठे बैठे ब्रिटेन में कर लेते। ये सारी चीजें ध्यान दीजिएगा। और इसके अध्यक्ष जॉन साइमन, जो कि उदारवादी दल से थे, कंजर्वेटिव पार्टी से, इन्हीं को बनाया गया था। किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो लॉर्ड इरविन के कहने पर ही जो है कि भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। लॉर्ड इरविन कौन थे? जो 1930-31 में यहाँ के गवर्नर जनरल थे। और साइमन कमीशन ने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी, ने प्रांतीय क्षेत्र में द्वैध शासन को प्रतिस्थापित कर वहां उत्तरदायी सरकार गठित करने की संस्तुति की थी। इट मींस कि इन्होंने कहा था कि संघीय सरकार की एक संस्तुति होनी चाहिए जहां पे हम प्रांतों में जो द्वैध शासन का गठन किया गया था 1919 के द्वारा, उसको समाप्त कर दिया जाए और वहां पे एक उत्तरदायी सरकार स्थापित की जाए। हालांकि इन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर 1935 में 1935 एक्ट के द्वारा प्रांतों में क्या किया जाता है कि प्रांतों में आपका जो द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया जाता है। लाला लाजपत राय जी लाहौर में घायल हुए थे इसका विरोध करते हुए, और साइमन कमीशन के विरोध में इन्हें लाठीचार्ज हुआ और पंजाब केसरी के नाम से इनको हम जानते हैं। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ पे पॉइंट है कि साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट जो है कि मोतीलाल नेहरू जी जिसके अध्यक्ष थे और 9 लोग इसमें टोटल शामिल थे, इन्होंने एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की 1928 में तैयार की, जिसमें भारत के लिए एक नए डोमिनियन संविधान का खाका इन्होंने दिया था, स्ट्रक्चर दिया था। किसने सर्वप्रथम भारत के लिए एक औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तो तेज बहादुर सप्रू, जयकर और मोतीलाल नेहरू, इन तीनों ने ही बात की थी डोमिनियन स्टेट्स की, यानी औपनिवेशिक
डोमिनियन स्टेट्स की। और नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आई थी, ये मोतीलाल नेहरू जी लेके आए थे, ना कि जवाहरलाल नेहरू। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या मुख्य डिमांड थी? मुख्य डिमांड थी कि हमें पहले भारत को एक डोमिनियन स्टेट्स दो। यानी डोमिनियन स्टेट्स का मतलब क्या होता है ये जरा समझ लो, कि जैसे मान लीजिए भारत के जितने भी आंतरिक मामले होंगे, चाहे वो परिवहन हो, रेलवे हो, बिजली हो, व्यापार हो, रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, किसी भी प्रकार का मामला जो भारत की आंतरिक व्यवस्था से संबंधित है, उस पर तो नियम बनाएंगे भारतीय लोग, उस पर नियंत्रण रहेगा भारतीयों का। लेकिन भारत के बाहर किसी प्रकार का वैदेशिक मामला हो, रक्षा मंत्रालय का मामला हो, या किसी भी प्रकार के देशों के साथ संधि समझौते के मामले होंगे, वहां पर ब्रिटेन जो है कि नियम बनाएगा, न कि भारतीय लोग। तो ये होता है आपका डोमिनियन स्टेट्स, यानी दो स्तर पे शासन करना। आंतरिक जनता के ऊपर सारी व्यवस्था भारतीय सरकार करेगी, और विदेशों से संबंध या संधि या समझौते जो भी प्रकार के होंगे वो सारे के सारे अंग्रेज करेंगे। तो इस प्रकार की डिमांड थी नेहरू रिपोर्ट्स में। अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र घोषित करने की बात थी, और मौलिक अधिकार और मताधिकार की बात भी की गई थी। अब प्रश्न बनता है कि किस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंतर्गत सबसे पहले आपको मौलिक अधिकारों का विचार देखने को मिलता है? तो आप कहोगे कि मोतीलाल नेहरू जी की रिपोर्ट एक नेहरू रिपोर्ट होती है 1928, जिसमें सबसे पहले हमें मौलिक अधिकारों का प्रावधान देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखोगे कि 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू जी ने और सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, और जिसका उद्देश्य था पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करना, क्योंकि इन लोगों ने विरोध किया था नेहरू रिपोर्ट का। ये पहली बार था कि जवाहरलाल नेहरू जी अपने पिता मोतीलाल नेहरू जी की बातों से असहमत थे, क्योंकि मोतीलाल नेहरू कह रहे थे कि हमें डोमिनियन स्टेट से ही मिल जाए, क्योंकि इनकी जो विचारधारा थी वो ये थी कि वो कहते हैं ना कि जैसे ट्रेन में आप सफर कर रहे होते हैं तो आप पहले क्या रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी एक ऐसे व्यक्ति से जिसके पास पूरी सीट है और आपकी कोई सीट नहीं होती है, तो आप कहते हो सर थोड़ा सा बैठा लीजिए, प्लीज भैया थोड़ा सा खड़े होने में दिक्कत हो रही, थोड़ा बैठा लीजिए। तो धीरे धीरे बैठने के बाद क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी देर में आप लोग उस पर पूरा सीट पे सो जाते हो, लेट जाते हो, और दूसरे आदमी जिसकी वो सीट होती है वो खड़ा हो जाता है, बेचारा परेशान होता है। तो सेम वही नेहरू रिपोर्ट का भी स्टेटस था कि पहले हम डोमिनियन स्टेट्स तो ले लें, पहले हम आंतरिक मामलों पे तो नियंत्रण स्थापित कर लें, फिर बाहरी स्थापित भी कर लेंगे। लेकिन नेहरू जी कह रहे थे, मोतीलाल नेहरू जी की जगह उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने कहा कि नहीं, हम लेंगे तो लेंगे, पूरी पूर्ण स्वतंत्रता लेंगे, हम बाकी और कुछ नहीं लेंगे, हमें आंतरिक और बाहरी दोनों ही मामलों पर नियंत्रण अपने भारतीयों का चाहिए, हमें किसी प्रकार का विदेशी शासन अब नहीं चाहिए। और इसी वजह से 1929 में जब उनकी अध्यक्षता में, गांधी जी के सहयोग से उनकी अध्यक्षता में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है, तो वो सीधे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हैं रावी नदी के तट पर, और 26 जनवरी को पहला स्वतंत्रता दिवस यानी मनाने की बात की जाती है। तो ये सारे कॉन्टेक्स्ट आपने पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर बात है कि केवल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को कवर करते हुए चलना है। तो 28 मार्च 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है, जिसमें जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विरोध में 14 सूत्री प्रस्ताव रख दिए थे। ध्यान देना कि नेहरू रिपोर्ट जो आई थी उसमें इन्होंने स्पष्ट कहा था कि अब संयुक्त निर्वाचन होना चाहिए, अल्पसंख्यकों के लिए अलग से कोई निर्वाचन सीट नहीं होनी चाहिए, जो किसमें दी गई थी, 1909 के पार्लियामेंट सुधार में दी गई थी। तो इसके विरोध में फिर जिन्ना ने भी क्या किया, 14 सूत्रीय एक प्रस्ताव रख दिया, और फरवरी 1928 में आयोजित एक दलीय सम्मेलन, मतलब सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे यहाँ पे, तो M.A. अंसारी साहब थे, जो 1928 में सर्वदलीय एक सम्मेलन था। लॉर्ड बर्केनहेड द्वारा चुनौती दी गई थी संविधान तैयार करने के लिए मोतीलाल नेहरू जी को, और वो इस जाल में फंस गए थे, और इस वजह से उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दोस्तों, क्या है, चैप्टर नंबर 31। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन होता है, पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव आता है 1929 में। तो देखिए 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में, जो कि कौन कौन था, मौलाना हजरत मोहानी जी, प्रस्तावित किया गया था कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता या संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाएगा, और इसे कांग्रेस का लक्ष्य बनाया जाएगा। ये 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में ही पहली बार कह दिया गया था, और अध्यक्ष चुने गए थे CR दास, बट जेल में होने की वजह से हकीम अजमल खान ने इसकी अध्यक्षता की थी। और यहां पे कांग्रेस ने, पूछा जाता है कि कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया, तो भाई 31 दिसंबर 1929 में लाहौर में नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया। रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया मध्य रात्रि को, और 26 जनवरी 1930 के दिन को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने की भी घोषणा की गई थी। तो बस यहाँ से एक यही छोटा सा प्रश्न हो जाता है, अध्यक्षता पूछ ली जाती है। अगला पॉइंट आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, चैप्टर नंबर 32।
तो इसमें देखते हैं 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। यानी कि लाहौर का जो मतलब कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हो रहा था, वहां पे कांग्रेस कार्यकारिणी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए अधिकार दिया और गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू कर साबरमती आश्रम से 24 दिनों की यात्रा की, जो कि 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून भंग किया। अब यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ऑप्शन में आ जाता है आपको 12 मार्च दोस्तों। तो ध्यान देना कि गांधी जी 12 मार्च को तो अपने आश्रम से चलना शुरू करते हैं, ठीक है, 12 मार्च 1930 को अपने आश्रम से शुरू करते हैं चलना और 24 दिनों बाद लगभग वो 6 अप्रैल 1930 को पहुंचते हैं और वहां पे कानून बना मतलब तोड़ते हैं नमक अपने हाथ में लेकर। तो कानून कब टूटा? 6 अप्रैल 1930 को। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 12 मार्च लगाकर चले आते, जबकि उस दिन तो उन्होंने वो यात्रा शुरू की थी। इसलिए ध्यान देना कि नमक कानून जो भंग होता है वो 6 अप्रैल 1930 को होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया और इसमें शामिल थी मुख्य रूप से सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय। महिलाओं की सर्वाधिक भागीदारी यहाँ पर देखने को मिलती है हमें, क्योंकि महिलाएं मुख्य रूप से घरेलू काम से संबंधित थी, स्पेशली भोजन वगैरह से, और नमक हर घर की एक जरूरत थी। ठीक है, फिर बात करेंगे दांडी मार्च का प्रारंभ कब होता है। अब देखिए ये क्रोनोलॉजी वाले प्रश्न आ गए, तो समझिएगा। दांडी मार्च का प्रारंभ होता है 12 मार्च 1930 को। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है 9 अगस्त 1943। साइमन कमीशन का आगमन होता है 3 फरवरी 1928। गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1930। तो ये आपकी क्रोनोलॉजी वाले प्रश्न है। अगर आप इसका ढंग से ईयर याद रखेंगे तो आप इस प्रश्न को आराम से कर लेंगे। गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और यरवदा जेल में भेज दिया गया। और इसके बाद अय्याब जो अब्बास तैयब जी थे, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। जबकि सरकार मालवीय जी, देवदास गांधी तथा के.एम. मुंशी को सजा दी गई थी। आगे देखते हैं यहाँ पे कि 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने कहा था कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। यानी विश्व स्तर पे लोग भारत का सहमत करें, भारत के समर्थन करें कि हम अपने अधिकारों की ही तो बात कर रहे हैं। जिस यूरोपीय देश ने पूंजीवादी विचारधारा, उदारवादी विचारधारा में मौलिक अधिकार, व्यक्ति के जीवन का अधिकार, संपत्ति के अधिकार की बात की थी, वहां पर आज वही पूंजीवादी शासनकर्ता ब्रिटिश वाले भारत में लोगों को अधिकार नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए गांधी जी ने इसकी उम्मीद की थी। और गांधी जी ने धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहा था, ये कहाँ थे? यरवदा जेल में थे। पहले अब्बास जी की गिरफ्तारी पर सरोजनी नायडू, यानी कि गांधी जी गिरफ्तार होंगे तो अब्बास जी ने जो है कि नेतृत्व किया। जब अब्बास जी गिरफ्तार हो गए तो फिर सरोजनी नायडू ने इसका नेतृत्व किया नमक आंदोलन का। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए ये पहली बार गिरफ्तार होते हैं। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वो थे वेब मिलर, जो कि अमेरिकी पत्रकार थे, जो कि धर्षणा के विभत्स जातियों का उल्लेख भी वो अपने पत्र में करते हैं, जो लाइव टेलीकास्ट एक तरीके से लिखते हैं वो। फिर किसने नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो सी राजगोपालाचारी जी ने किया था। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पे यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक एक स्वयं संगठन स्थापित किया गया। इन्हें लाल कुर्ते यानी रेड शर्ट के नाम से भी जाने जाते थे। कि मुसलमानों ने गफ्फार के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई और दल को संगठित किया 1929 में अंग्रेजों को निकालने के लिए। और यहाँ पर एक गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। सविनय अवज्ञा का नेतृत्व भी यहाँ पर आंदोलन में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली कर रहे थे, इस गढ़वाल रेजिमेंट के नेतृत्वकर्ता के रूप में। बस 5 मिनट और हम लोग क्लास करेंगे, फिर यहाँ से हम लोग आज की क्लास को ऑफ करेंगे। फिर इसी तरीके की क्लासेस आपको शाम को मिलेगी। आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो क्लासेस चल रही हैं और टेस्ट पेपर की भी आपको क्लास मिलेगी, दृष्टि आईएएस और ध्येय की भी। और एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि अब विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन हम लोग कवर कर रहे थे, जिसके लिए अब हमने अपने एक नए यूट्यूब चैनल को शुरू किया है, जिसका नाम रखा है अबाउट यूपीएससी, जिसका लिंक मैं वीडियो के नीचे लगा दूंगा। आप उसे सब्सक्राइब कर लेना और वहां पर आपको विजन आईएएस की मंथली मैगजीन की क्लासेस मिलेंगी, पीटी 365 की क्लासेस मिलेंगी। साथ ही साथ यूपीएससी 2024 के लिए विजन आईएएस के टेस्ट पेपर भी हम लोग वहीं पर सॉल्व करेंगे। तो इस चैनल को भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि जिया तरंग आंदोलन मणिपुर जनजातियों द्वारा किया गया था। इसका नेतृत्व महिला गैडिनल्यू ने किया था, जो कि नगा जनजाति से थी और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो ये कई बार पूछा जाता है कि जिया तरंग आंदोलन किस राज्य में हुआ? मणिपुर में हुआ। किसने इसका नेतृत्व किया? तो रानी गौडिन्यू ने किया था। और गांधी इरविन समझौते की जरा हम बात कर लेते हैं और इसको किस नाम से भी जाना जाता है ये भी जरा हम समझ लेते हैं।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसी को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। और ये जो टाइटल था ये सरोजिनी नायडू ने दिया। इवन कि सरोजिनी नायडू ने एक सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल दिया कि दो संतों के बीच समझौता हुआ, यानी कि दो संतों के बीच में आपस में वार्तालाप हुई है, क्योंकि वो गांधी जी को संत तो मानती थी, वो इरविन को भी उन्होंने संत कहा। हालांकि समझौता तारीख के आधार पर याद रखना कि 5 मार्च 1931 को होता है और तेज बहादुर सप्रू और जयकर के प्रयास से यह समझौता सफल होता है। समझौते के तहत क्या क्या कहा गया, यह बातें अगर हम कहें तो इरविन कहते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया जाएगा, कांग्रेस सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, गांधी जी ने ऐसा कहा, और जिन राजनीतिक बंदियों पर हिंसा के आरोप लगे थे उन्हें छोड़कर बाकी को रिहा कर दिया जाएगा। ये 3 पॉइंट जो है कि यहाँ पर कहे गए। जबकि पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी के सुझाव पर स्वीकृति को इसमें शामिल नहीं किया गया। सरोजिनी नायडू ने इसे दो महात्माओं का मिलन कहा था। किसने गांधी इरविन समझौते में गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था, तो एलन कैंपबेल जॉनसन महोदय ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था, यानी गांधी जी की एक आलोचना की थी कि बदले में इस समझौते में गांधी को कुछ खास नहीं मिला, केवल एक सांत्वना दे दी गई है। ठीक है, तो ये वाली बातें थी यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कांग्रेस का कराची अधिवेशन। तो यहाँ पर ये चीजें आपको समझ में आ गई। और अब हम जरा बात करते हैं कि कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो कि कब हुआ था, 29 से 31 मार्च 1931 को हुआ था। ये कांग्रेस का कराची अधिवेशन है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुस्लिम लीग का भी तो एक कराची अधिवेशन हुआ था, वो कौन सा था, तो उसको छोड़ो, आपको भारत का पढ़ना है, कांग्रेस का। तो गांधी इरविन जब समझौता हो जाता है 5 मार्च 1931 को, उसके बाद जो भी समझौते हुए गांधी और इरविन जी के मध्य में, उसको कांग्रेस ने अपनी कार्यकारिणी समिति के द्वारा क्या किया, एक प्रस्ताव के रूप में उसे सहमति देने पर मांग की गई थी। तो यहाँ पे मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में यह हुआ था मार्च 1931 को, और कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। इसी में गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, क्योंकि गांधीवाद एक विचार है जो दुनिया के बीच में है, जो जनता के मन मस्तिष्क में छाया हुआ है। गांधी एक शरीर है, एक आत्मा है जो मर जाएगी, जड़ जाएगी, लेकिन गांधीवाद कभी नहीं मरेगा। और आज वही बात है कि आज भी लोग गांधी पर सबसे अधिक रिसर्च करते हैं। इसी में इन्होंने पूर्ण स्वराज को परिभाषित भी किया गया और इसी में मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प भी प्रस्तावित किया गया। ये दो लास्ट की जो लाइन है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से कई बार स्टेटमेंट बनाया जाता है कि कौन से अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा मूल अधिकार आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रस्तावित किया गया। और आप लोग क्या करते हो, मूल अधिकार का वर्ड देखते ही आप सबसे पहले टिक लगाते हो 1928 की नेहरू रिपोर्ट, जबकि यहां पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में। नेहरू रिपोर्ट एक रिपोर्ट थी, कोई अधिवेशन नहीं था, बल्कि कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है जहां मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर चर्चा की जाती है, एक संकल्प प्रस्तावित किया जाता है। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कर रहे होते हैं और जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू जी ने इस पर सहयोग किया था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के कराची अधिवेशन को गांधी जी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा भी माना था। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि कई बार आपसे पूछा जाता है कि गांधी जी को काले झंडे जो है कि किस अधिवेशन में दिखाए गए थे, तो यही था वो 1931 का कराची अधिवेशन। ऐसा इसलिए क्योंकि जब गांधी इरविन का जो समझौता होता है तो उसमें बहुत सारी मांगे तो मान ली जाती हैं और कुछ मांगे नहीं मानी जाती हैं गांधी जी की। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट मांग थी कि लोग चाहते थे कि किसी भी प्रकार से सर भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु की फांसी को रोक दिया जाए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इनकी फांसी 23 मार्च 1931 को हुई थी। कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को इनकी फांसी होती है। तो जब 5 मार्च 1931 को जब समझौता हुआ तो कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने प्रस्ताव भी रखा इरविन के सामने कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को छोड़ दिया जाए, यानी इनकी फांसी को निरस्त कर दिया जाए और इन्हें मुक्त कर दिया जाए। लेकिन वो इस चीज में सफल नहीं हो पाते, जिसकी वजह से कांग्रेस के कराची अधिवेशन में इनको क्या दिखाए थे? काले झंडे दिखाए जाते हैं। ये एक गांधी जी के लिए धब्बा रहता है और ये प्रश्न कई बार बनता है कि कौन से अधिवेशन में गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया था। तो यहां तक आपने देखा, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने इसके लिए क्या कहा कि गांधी जी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था। अब यहां पर हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है गोलमेज सम्मेलन, तो जिसको हम लोग करेंगे कल की क्लास में दोस्तों। लेकिन अब इसी तरीके से डेली आपको 3 से 4 लेक्चर आपको डेली मिलेंगे, जिसमें हम लोग एक टेस्ट पेपर को फॉलो करेंगे। अब साथ में इंडियन ज्योग्राफी मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी 2-3 दिन में, और साथ में फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, एंशिएंट मेडिवल, ये 4 सब्जेक्ट और बचे जो आगामी 1 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएंगे। तो शॉर्ट नोट्स अगर अच्छे लगे हो आपको और साथ ही साथ आपके लिए ये हेल्पफुल रहे हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और इसकी पीडीएफ को परचेस करने के लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, वहां से आपको पूरी पेमेंट की जानकारी मिल जाएगी और वहां से आप पीडीएफ को परचेस कर सकते हो। और इसकी प्रमाणिकता क्या है, तो आप आरओ की जो 55+
एमसीक्यूज यानी कि जहां से प्रश्न डायरेक्ट आए थे उस वीडियो को आप देख सकते हो, उसका भी लिंक मैंने वीडियो के नीचे लगा दिया है, जिससे आपको इन सभी शॉर्ट नोट्स घटना चक्र की प्रमाणिकता पर भरोसा होगा और आपको इसकी उपयोगिता समझ में आएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ध्यान रखिए अपना, तैयारी करते रहिए।